नमस्कार बेटा। जैसा कि आप सभी जानते हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंतर्गत मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने बात किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। सेकेंड वीडियो में मैंने बात किया था डिफरेंस बिटवीन कायरल कार्बोनेटम एंड कायरल मॉलिक्यूल के बीच में। आज तीसरा वीडियो मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ऊपर बना रहा हूं और उस तीसरे वीडियो में बात करूंगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की। हम लोग आज बात करेंगे बेटा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की। अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल ले लें आप, अब इस मॉलिक्यूल के सामने आप मिरर को रखें तो इस मॉलिक्यूल का सर यहाँ पे कुछ इमेज बनेगा जिसको आप मिरर इमेज बोलेंगे। अब ये मॉलिक्यूल इस मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? पिछले वीडियो में मैंने बताया था सुपर इम्पोजिबल का मतलब इस मॉलिक्यूल ने अगर अपने मिरर इमेज को पूरी तरह से ढक लिया तो आप बोलोगे सर ये सुपर इम्पोजिबल होगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज को ढक नहीं पाया तो इसको भी इंग्लिश में बोलोगे नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर ये मॉलिक्यूल इसके साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो वो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सर कोई मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल है कि नहीं है, अपने मिरर इमेज के साथ इस बात की जानकारी रखने के लिए हमें 3 प्रकार की सिमेट्री पढ़नी होती है। तो इस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार की सिमेट्री बात करते हैं। सबसे पहली आप सिमेट्री हम लोग जो बात करते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरी जो सिमेट्री बात करेंगे बेटा वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा और तीसरी जो बात करेंगे वो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। 3 प्रकार की सिमेट्री का जिक्र करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहली हेडिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। मैं सबसे पहली हेडिंग डाल रहा हूं आपके सामने प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री को बेटा मिरर प्लेन के नाम से भी जानते हैं। चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलिए चाहे उसी को मिरर प्लेन बोलिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन सर क्या होता है, थोड़ा उसको बताइएगा। क्या बेटा मान लो कि सर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीचों बीच एक ऐसी काल्पनिक लाइन खींचिए। काल्पनिक लाइन को इंग्लिश में इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मध्य में बीच में एक ऐसी काल्पनिक लाइन को खींचिए जो काल्पनिक लाइन इस कंपाउंड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे। उसी लाइन को आप प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन बोलते हैं। फिर से समझो क्या बताया मैंने। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब सर एक ऐसी काल्पनिक लाइन जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ पार्ट में 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे, उसी लाइन को प्लेन ऑफ सिमेट्री या उसको मिरर प्लेन बोलते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे दोगे? एन इमेजिनरी लाइन या लाइन को प्लेन भी बोल सकते हो। एन इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी प्लेन which cut a organic compound into 2 equal half part is called as plane of symmetry और mirror plane। फिर से बेटा ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। एन इमेजिनरी लाइन एक काल्पनिक लाइन, एन इमेजिनरी प्लेन which cut an organic compound into 2 equal half part। कट मतलब काटती है, इंटू 2 इक्वल हाफ पार्ट मतलब 2 बराबर भागों में, इंटू 2 इक्वल हाफ पार्ट व्हिच आर मतलब जो दोनों बराबर भाग हैं, व्हिच आर मिरर इमेज टू ईच अदर एक दूसरे को क्या हो, प्रतिबिंब हो, व्हिच आर मिरर इमेज टू ईच अदर, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज या दिस प्लेन इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री और मिरर प्लेन। ये डेफिनेशन है बेटा। कह रहा है कि एक ऐसी लाइन हो
जो काल्पनिक लाइन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बीच से दो भागों में डिवाइड कर दे और दोनों बराबर भाग एक दूसरे के मिरर इमेज लगे। मिरर इमेज का मतलब होता है हूबहू वैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दे। काट दो और काटने के बाद तुम डिस्टिंग्विश ना कर पाओ, पहचान ना पाओ, जैसा ओरिजिनल कंपाउंड है उसी तरह दूसरा वाला पार्ट भी दिखाई दे, दोनों एक दूसरे के लगे कि हम लोग शीशे में देख रहे हैं, प्रतिबिंब है, तो उस काल्पनिक लाइन को बोलोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब केमिस्ट्री का एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो बेटा, इधर देखना, ध्यान समझना, ये COOH है और नीचे मैंने यहां पर COOH ले लिया, यहां पर मैंने H लिया और यहां पे OH ले लिया, यहां पर भी मान लो मैंने H लिया और मान लो यहां पे OH ले लिया। अब यहां पर मैंने इस कंपाउंड का नाम लिखा है, इस कंपाउंड का नाम है बाबू टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड मैंने लिख लिया। अब इस टार्ट्रिक एसिड को लिखने के बाद समझना होता क्या है। सर यहां पे एक ऐसी काल्पनिक लाइन ये खींचिए, ये काल्पनिक लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये कैसी इमेजिनरी लाइन, ऐसी काल्पनिक लाइन है जो इस कंपाउंड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे। सर ये आपको बराबर दिख रहे हैं क्या? हाँ बेटा देखो, यहाँ पर ये क्रॉस पे कार्बन है तो यहाँ पर भी कार्बन है। सर एक कार्बन इधर है तो एक कार्बन इधर भी है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो सर इसके ठीक सामने हाइड्रोजन है। मतलब जैसे लगता है सर ये लाइन नहीं बल्कि शीशा है, मिरर है, और इसी हाइड्रोजन का इमेज जो बन रहा है शीशे में देखने पर H बन रहा है। उसी तरह यहाँ भी OH है तो मिरर मतलब शीशा लगाए हो तो OH का इमेज यहाँ OH बन रहा है। उसी तरह यहाँ COOH है तो इसका इमेज COOH बन रहा है। मतलब एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांट दे रही है और दोनों बराबर भाग एक दूसरे के मिरर इमेज लगते हैं। जो जो ग्रुप जहां जहां यहाँ इधर हैं वही वही ग्रुप इसमें भी इधर ही हैं। लगता है ये वाला भाग और ये वाला भाग हूबहू एक दूसरे की नकल किए हैं, तो इसको हम लोग मिरर इमेज बोलेंगे। तो एक ऐसी काल्पनिक लाइन जो किसी कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांट दे, उस काल्पनिक लाइन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन बोलेंगे। तो टार्ट्रिक एसिड का ये एग्जांपल देखो बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। सर ये बताइए, जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होगा तो ये कंपाउंड एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? कहा बेटा एक्टिव इनएक्टिव का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा था, याद है तुम लोगों को? मैंने कहा था बेटा एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इसके लिए तुम यहां पे मिरर लगाओ, लगा दो मिरर भैया। अब मिरर लगाओगे तो इसका इमेज बनाना पड़ेगा, बना दो इमेज। सर इसका इमेज COOH, यहाँ पर सर यहाँ पे COOH, यहाँ पे ये OH H, ये OH है तो इसका इमेज OH बनेगा, यहाँ भी OH है तो ये इमेज OH ऐसा बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सर ये हमारा कंपाउंड बना और हमको सबको मालूम है कि सर इस कंपाउंड का ये मिरर इमेज है और यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने कहा था कि बेटा इसमें ये कायरल कार्बन होता है, ये भी कायरल कार्बन होता है, यहां पर ये कायरल कार्बन मौजूद है, लेकिन सर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के वजह से यहां पे ऊपर वाला रोटेशन देखें तो ये क्लॉकवाइज है और नीचे वाला रोटेशन देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है। अपर हाफ पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और लोअर हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो जब किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो आधा भाग क्लॉकवाइज रोटेट करता है, आधा भाग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो जितना क्लॉकवाइज रोटेट किया उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो नेट रोटेशन इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा? जीरो। इस कंपाउंड का नेट रोटेशन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। कैसे जीरो होगा? सर आधा कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट किया और आधा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन क्या निकल के आ गई? जीरो। यहाँ पे नेट रोटेशन की वैल्यू जीरो आ गई। जैसे अब मान लो इधर देखो मेरी तरफ, मान लो मैं कंपाउंड हो, अब मैं जितना क्लॉकवाइज गया, मान लो कि मैं 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया और 10 डिग्री पीछे एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो जितना क्लॉक गया उतना एंटी क्लॉक आया, तो हम कुछ रोटेशन किए ही नहीं, तो नेट रोटेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी जीरो आ जाएगी।
तो यहाँ नेट रोटेशन की वैल्यू 0 हो गई, और नेट रोटेशन की वैल्यू जब 0 होगी, एक ही कंपाउंड के अंदर दो प्रकार के अपोजिट रोटेशन हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, कंपेंसेशन का मतलब होता है विद्रोह करना। तो चूंकि नेट रोटेशन 0 आ रहा है और एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग तरह के रोटेशन हो रहे हैं, आधा पार्ट क्लॉकवाइज आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इस कारण से कहेंगे कि सर इसमें आंतरिक विद्रोह है। एक ही परिवार में दो अलग अलग विचारधारा है, एक क्लॉकवाइज वाला एक एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो इसको एक परिवार के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर है तो इंटरनल बोलेंगे। विद्रोह को कंपेंसेशन बोलते हैं। तो पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, इंटरनल कंपेंसेशन। अब आधा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको प्लस साइन दिखाओगे, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आधा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको माइनस दिखाओगे, मतलब लीवो रोटेटरी। तो इस कंपाउंड को प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं, या इस कंपाउंड को हम लोग मीजो टार्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मीजो टार्ट्रिक एसिड। फिर से मेरी बात सुनो, कोई तुमसे पूछेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन क्या होता है, तो क्या बताओगे, एक ऐसी काल्पनिक लाइन जो किसी कंपाउंड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे और दोनों बराबर भाग एक दूसरे के मिरर इमेज लगे, तो इस लाइन को प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर आधा पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो नेट रोटेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और नेट रोटेशन की वैल्यू 0 होगी तो इसको इंटरनल कंपेंसेशन बोलेंगे। और जिस मॉलिक्यूल में इंटरनल कंपेंसेशन होगा इसका मतलब उसकी नेट रोटेशन 0 हो गई, और जिसकी नेट रोटेशन 0 हो गई इसका मतलब वो कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं कराएगा, ना तो क्लॉकवाइज ना तो एंटी क्लॉकवाइज। जब रोटेट ही नहीं कराएगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो जिसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कन्फर्म है उसके अंदर इंटरनल कंपेंसेशन होगा, मतलब उसमें दोनों बराबर बराबर अपोजिट रोटेशन होंगे, नेट रोटेशन 0 होगा, और नेट रोटेशन 0 होने का मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसा होगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब लाइट को रोटेट नहीं कराएगा। तो सर ये टार्ट्रिक एसिड लिखा है, प्लस माइनस लिखने का ये मतलब है कि आधा पार्ट क्लॉकवाइज आधा पार्ट एंटी क्लॉकवाइज। सर इसी प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिड को मीजो टार्ट्रिक एसिड बोलेंगे। क्वेश्चन आता है मीजो टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हाई? तो बताओगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इंटरनल कंपेंसेशन दैट इज नेट रोटेशन विल बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, अपर हाफ पार्ट रोटेट लाइट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट लोअर हाफ पार्ट रोटेट लाइट इनटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर नेट रोटेशन विल बी 0। नेट रोटेशन की वैल्यू 0 हो गई, इसी कारण से मीजो टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब दूसरा एग्जांपल देखना, बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं। सेकेंड एग्जांपल, सर यहां पे मान लीजिए ये कार्बन है, इधर एक CH3 ले लिया, इधर भी CH3 ले लिया, यहां पर H ले लिया, यहां पे क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन सर 1 2 3 कार्बन की चेन है, ये 1 2 3 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है बेटा, 3 कार्बन की चेन है यहाँ पे। अब 3 कार्बन की चेन होगी तो सर यहाँ पे ये लाइन ले लें, ये लाइन, और ये लाइन जब लेंगे तो इस लाइन को अगर देखें तो सर इधर एक CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3 ग्रुप है, अर्थात इस लाइन ने जो यहाँ पे ये लाइन हम क्लोरीन पे, कार्बन पे और C के अलॉन्ग ले रहे हैं, ये लाइन अगर देखें तो सर ये लाइन इस कंपाउंड को फिर से दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। एक तरफ सर यहाँ पे CH3 है तो इधर भी CH3 है, और दो बराबर भागों में डिवाइड अगर हो जाएगी तो इस लाइन को फिर से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। क्वेश्चन पूछेगा 2 क्लोरोप्रोपेन में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि 2 क्लोरोप्रोपेन में कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन के अलॉन्ग जो लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ये लाइन इस कंपाउंड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, और दोनों बराबर भाग एक दूसरे के मिरर इमेज लगेंगे। जैसे लगता है कि ये शीशा है और CH3 इधर है तो CH3 का इमेज इधर बन रहा है, इस कारण से इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो 2 क्लोरोप्रोपेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसके अलावा सर इसको हटा दीजिए आप, इसके अलावा बात करिए कि अगर सर मान लीजिए कंपाउंड कुछ और एग्जाम्पल लें,
जैसे मान लीजिए सर ये CH3 है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, इधर CH2 CH3 ले लें, इधर OH ले लें। इस कंपाउंड का नाम 1 2 3 4 कार्बन, इस कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल एग्जाम्पल को देखें आप, मान लीजिए सर ये काल्पनिक लाइन मैंने एक ले लिया और आप मुझे बताइए कि इस काल्पनिक लाइन में मैंने जो लाइन ड्रा कर रहा हूँ कार्बन OH के अलॉन्ग, क्या ये लाइन 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है? कहा बेटा इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ये ग्रुप अलग अलग हैं, इसका मतलब ये लाइन 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर रही है। ये लाइन जो है ये किसी कंपाउंड को, इस कंपाउंड 2 ब्यूटेनॉल को 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही है। ये दोनों मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं क्योंकि अलग अलग हैं। इस वजह से इस लाइन को आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे आप। इसके अलावा सर, इसके अलावा मान लीजिए कुछ और एग्जाम्पल ले लें आप। जैसे सपोज करिए मैं लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब आपको मालूम है लैक्टिक एसिड के बारे में, H यहाँ पे कार्बन ले लिया, सपोज करिए मैंने यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया, यहाँ पे OH ले लीजिए। ये कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड को मैं यहाँ पे काल्पनिक लाइन के द्वारा ड्रा कर रहा हूँ। आप देखें और बताएं क्या ये लाइन इस कंपाउंड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है? सर इधर तो H है, इधर CH3 है, ये तो अंधा भी देखकर बता देगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये लाइन इस कंपाउंड को 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर पा रही है, अर्थात ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, मतलब ये दोनों मिरर इमेज नहीं हो सकते, और मिरर इमेज नहीं होंगे तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसी काल्पनिक लाइन जो किसी कंपाउंड को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे और दोनों बराबर भाग एक दूसरे के मिरर इमेज लगे तो उस लाइन को प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन बोलते हैं। मैंने आपको 4 एग्जाम्पल डिस्कशन किया है यहाँ पे। एक 2 क्लोरोप्रोपेन वाला जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, एक टार्ट्रिक एसिड वाला जिसको मैंने प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिड या मीजो टार्ट्रिक एसिड बोला है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको जो प्रस्तुत किया है 2 ब्यूटेनॉल का, और चौथा एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड और 2 ब्यूटेनॉल दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जब नहीं होगी तो स्वाभाविक बात है ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या होंगे बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन मीजो टार्ट्रिक एसिड और 2 क्लोरोप्रोपेन का जो एग्जांपल दिया है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है बेटा। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।